हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। ठीक है, कल हम लोगों ने बात की थी, अपना सेकंड यूनिट चल रहा है, हमारा सेकंड यूनिट का पार्ट भी चल रहा है। ठीक है, यूनिट सेकंड का पार्ट भी चल रहा है। पार्ट बी में कल हम लोग पढ़ चुके हैं आपका नीतियों और शिक्षा के बीच संबंध, शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास के संपर्क की कड़ी। ठीक है, नीतियों और शिक्षा के बीच संबंध पढ़ चुके हैं, शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच संपर्क की कड़ी। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है शिक्षा नीति तथा नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारित तत्व। ठीक है, आज हम लोगों को बात करनी है शिक्षा नीति तथा नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारक तत्व। शिक्षा नीति तथा नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारित तत्व। ठीक है, शिक्षा नीति कल हम लोगों ने आपको बताया था। शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है कि जब हमको एजुकेशन में कोई भी चेंज करने के लिए, हमें अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए, अपने एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन करने के लिए, अपना एजुकेशन सिस्टम बदलने के लिए कोई परिवर्तन करना होता है तो हम उसके लिए कोई योजना बनाते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड हम जो योजना बनाते हैं उसको एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, शिक्षा नीति कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे देश में कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आई, जिससे हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन हुआ, जिससे राष्ट्रीय विकास हुआ। ठीक है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, पाठ्यक्रम से रिलेटेड। ठीक है, और जो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसी आई, इनसे हमारे क्या एजुकेशन में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी हो गई, तो ये हम आपको कल अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अब हमको बात करनी है नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारित तत्व। नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारित तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो हमको ये कोई भी अपने राष्ट्र में परिवर्तन लाना है तो इसका जो मुख्य सबसे जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो तत्व है वो एजुकेशन है। एजुकेशन के माध्यम से ही हम अपने देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। मुख्य रूप से यदि कोई चीज़ है तो वो है एजुकेशन, चाहे वो हमारा आर्थिक रूप से परिवर्तन लाना हो, या सामाजिक रूप से लाना हो, या राजनीतिक रूप से लाना हो। यदि हमें कोई भी चेंज करना है, सोशल चेंज करना है, या हमें राजनीतिक चेंज करना है, या आर्थिक रूप से चेंज करना है, तो हमको क्या एजुकेशन के माध्यम से ही हम वो परिवर्तन ला सकते हैं। तो नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारक तत्व क्या क्या होते हैं। जैसे हम कोई भी, या तो फिलॉसफी से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाते हैं, या कोई भी हम पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो ऐसे ही तो कोई पॉलिसी बन नहीं जाती है। ठीक है, पहले हम जब क्या करते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, इसके बाद पहले बनाते हैं और जो अंतिम स्टेप होता है, ठीक है, अंतिम जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है कि पॉलिसी लागू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पॉलिसी बनती है, यहाँ पे पॉलिसी लागू हो जाती है, तो लेकिन इसके बीच और कई स्टेप होते हैं। ठीक है, तो वही होते हैं नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारित तत्व। कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कई स्टेप होते हैं। पहले क्या होते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो पॉलिसी, पहला स्टेप होता है कि पॉलिसी हम किस क्षेत्र में बना रहे हैं। ठीक है, हमारा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किस क्षेत्र में बना रहे हैं, एजुकेशन में किस में बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब हमारा उद्देश्य क्या है पॉलिसी बना, पहले तो हम देखते हैं किस क्षेत्र में बना रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या है पॉलिसी बनाने का, कि मतलब हम किस लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कहाँ पर बना रहे हैं, उसका पॉलिसी किन लोगों के लिए बना रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य के बाद फिर वो पॉलिसी बनने के बाद वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, यदि नहीं कर रही है तो फिर हम उसमें चेंज करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, फिर उसमें चेंज करने के बाद फिर उसको लागू करते हैं। फिर लागू होने के बाद वो कितनी उसमें सफलता मिलती है, कितनी पॉलिसी सक्सेस होती है, तो ये सारे स्टेप क्या होते हैं कि ये नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारित तत्व होते हैं। ठीक है, तो केवल ऐसा नहीं है, जैसे क्या होता है, कोई हम लोगों ने क्या देखा कि कोई मकान बन रहा है। ठीक है, मकान बनने के बाद लास्ट में हम देखते हैं कि वो
पूरी बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाती है, बहुत खूबसूरत सी, तो क्या वो एकदम से बन जाती है? उसमें बीच में कितना टाइम लगता है और कौन कौन से कार्य करने होते हैं, तो क्या क्या स्टेप होते हैं कोई भी पॉलिसी बनाने की, कोई भी योजना बनाने की, किसी भी चीज़ को लेकर यदि हम कोई कार्यक्रम करते हैं या योजना बनाते हैं तो उसमें हमको बीच में केवल बनना दिखाई देता है और लास्ट में वो ख़त्म होना दिखाई देता है। जो बीच के स्टेप होते हैं ये नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी इन स्टेपों को हमको फॉलो करना पड़ता है, स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो कोई भी पॉलिसी बनती है, पढ़ने के बाद जब वो लागू होती है तो इसके बीच में ये जितने भी स्टेप होते हैं, ठीक है, नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारित तत्व के रूप में हमको कौन कौन से तत्व पढ़ने हैं, ठीक है। तो एजुकेशन पॉलिसी आपकी समझ में आ गई। अगला आपके नीति निरूपण प्रक्रिया के तत्व, तो वही है यहाँ पे कि हमको यदि अपने राष्ट्र का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो हमको वो जो मुख्य तत्व है वो एजुकेशन ही है। एजुकेशन के माध्यम से ही हम अपने देश का आर्थिक विकास करते हैं, राजनीतिक विकास कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्थिक विकास के रूप में हमने आपको पहले ही बताया कि हमारी जब जनसंख्या शिक्षित होगी तो वो अपना अपना व्यवसाय करेंगे और आर्थिक रूप से हमारा राष्ट्र जो है मजबूत होगा, ठीक है। कोई इंजीनियर होगा, कोई, ठीक है, तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो इससे क्या होता है कि हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मजबूत होती है, हमारा राष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नीति निरूपण प्रक्रिया की निर्धारित, तो नीति निरूपण से मतलब है आपका, ये जो नीति निरूपण से मतलब है कि कोई भी प्रक्रिया, ठीक है, जो अच्छी कोई शिक्षा नीति होती है, कोई अच्छी एजुकेशन पॉलिसी होती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में विकास करना, ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता में विकास करना, शिक्षा में प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट करना। जब शिक्षा अच्छी होगी तो हमारे नेशन का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे नीति, तो उसका निरूपण करना, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी में जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो निरूपण के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बारीकी से उनका अध्ययन करना, ठीक है, बारीकी से उन चीज़ों का अध्ययन करना। नीति निरूपण प्रक्रिया में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति का निर्धारण इसमें किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी देश होता है, अपने देश में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाना चाहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसको पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, तभी तो वो कोई चेंज ला पाएगा। ऐसे ही थोड़ी नहीं कोई व्यक्ति बोल देगा तो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो एकदम से कोई पॉलिसी नहीं बन जाती है। जैसे कोई भी सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ें हैं तो वो बहुत लंबे समय से चली आ रही होती, तो उनमें परिवर्तन लाना होता है, तभी हमारे देश का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है, राष्ट्र का निर्माण करना होता है। तो राष्ट्र के विकास के, राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए हमको पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। तो जैसे हमारे सामाजिक चीज़ें हुई, सांस्कृतिक चीज़ें हुई, कल्चर हुआ, तो इनमें डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है इनमें। तो इनके लिए परिवर्तन लाने के लिए हमारी पॉलिसी बनाई जाती है, उनके माध्यम से हमारे जो राष्ट्र का निर्माण होता है। तो क्या कि नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारित तत्व, तो इसके अंतर्गत हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है कि जो नीति निरूपण प्रक्रिया के हमारे निर्धारक तत्व होते हैं, इनमें आपके कौन कौन से शामिल होते हैं कि जैसे मुख्य सबसे पहले हमें ध्यान में देना पड़ता है व्यक्ति का विकास। व्यक्ति का विकास, कोई भी हम पॉलिसी बना रहे हैं उससे क्या कि व्यक्ति का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि जब व्यक्ति का विकास होगा, व्यक्ति डेवलपमेंट होगा, तभी हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट होगी, और जब सोसाइटी डेवलपमेंट होगी तभी हमारा नेशन डेवलपमेंट होगा, राष्ट्र डेवलपमेंट होगा। तो मुख्य रूप से जो नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारित तत्व होते हैं, कोई भी नीति बनाने से पहले जो मुख्य उद्देश्य होता है पॉलिसी बनाने का, पहले तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। लेकिन जब हमारा उद्देश्य हो जाता है तो उस उद्देश्य में व्यक्ति का विकास हो रहा है, व्यक्ति का डेवलपमेंट हो रहा है, वो व्यक्ति के हित में है, हित में होनी चाहिए। मुख्य चीज़ होती है कि व्यक्ति का विकास। दूसरी चीज़ होती है कि संसाधनों की उपलब्धता, दूसरी होती है संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता मतलब संसाधन, नीति बनाने में वो संसाधन मिलने चाहिए, संसाधनों को जुटाना, ठीक है। जब हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो उसके उतने संसाधन उपलब्ध होने चाहिए जिससे क्या हो कि हमको बारीकी से उस चीज़ का ज्ञान हो सके कि किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की पूर्ति करने के लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं। तो मतलब संसाधनों की उपलब्धता, संसाधन पूर्ण रूप से होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है गुणवत्तापूर्ण ज्ञानार्जन। गुणवत्तापूर्ण ज्ञानार्जन मतलब
गुणवत्तापूर्ण ज्ञानार्जन, कि मतलब जो भी हमको ज्ञान मिले, जो भी हम ज्ञान देखें वो कितना सॉलिड होना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, जो हमारे डेवलपमेंट में, विकसित में सहायता करे हमारी, ठीक है, सहायता करे, गुणवत्तापूर्ण ज्ञानार्जन, ठीक है। पॉलिसी के माध्यम से हम जो भी ज्ञान, पॉलिसी बनाने के लिए हम जो भी अपनी सूचनाएं एकत्रित करेंगे, जो भी नॉलेज एकत्रित करेंगे, जो भी ज्ञान एकत्रित करेंगे, तो वो कैसा होगा कि सही होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा, उसी के आधार पे हमको पॉलिसी बनानी है, क्योंकि तो मतलब सही सही चीज़ों का बारीकी से हम उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो व्यक्ति का एक पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसके निर्धारक तत्व क्या क्या होना चाहिए, जब हम कोई पॉलिसी का बनाते हैं, नीति निरूपण वही है कि पॉलिसी को बनाने की प्रक्रिया के निर्धारित तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मैं होता है व्यक्ति का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संसाधनों की उपलब्धता, संसाधन हमारे उपलब्ध होने चाहिए जिससे हमको सही सही जानकारी मिल सके, और गुणवत्तापूर्ण ज्ञानार्जन, ठीक है, ऐसा ज्ञान जो सही हो और जिसके आधार पर हम जब कोई पॉलिसी बनाएं तो उसमें वो उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, ठीक है। दूसरा आता है इसमें समावेशी विकास, ठीक है। दूसरा इसमें आता है आपका समावेशी विकास के लक्ष्य। तो जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं उसका लक्ष्य कैसा होना चाहिए, समावेशी विकास, ठीक है। केवल व्यक्ति का विकास नहीं, वही हमने पूछा, वही आपको बताया कि कोई भी पॉलिसी बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का विकास होता है। व्यक्ति के विकास, जब व्यक्ति का विकास होगा तो सोशल डेवलपमेंट होगा तो नेशनल डेवलपमेंट। तो वही है कि समावेशी विकास का लक्ष्य, कि सबके विकास के बारे में सोचना है, केवल ये नहीं सोचना है कि अमीर लोगों के बारे में सोचना है, कि धनी वर्ग में सोचना है, कि गरीब वर्ग में, कि अपर क्लास, की मिडिल क्लास, की लोअर क्लास, इसमें नहीं सोचना है हमको, कि हायर क्लास। हमको सभी के समान रूप से सोचकर हम कोई पॉलिसी बनाते हैं और फिर जब उसको लागू करते हैं तो समान रूप से ही करते हैं, चाहे वो देश के अमीर लोग हों या देश के गरीब लोग हों, जो भी पॉलिसी लागू होगी वो सभी के लिए बराबर ही होगी। तो वही होगा कि समावेशी विकास के लक्ष्य, यहाँ पे जो पॉलिसी का उद्देश्य होगा, जो लक्ष्य होगा वो सभी के विकास के लिए होगा, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आपका होगा आधुनिकता। आधुनिकता के आधार पर, आधुनिकता से मतलब है कि जैसे क्या होता है कि कई समय से कोई सांस्कृतिक या कोई परंपराएं चली आ रही हैं, तो उनमें हमको चेंज लाना है आधुनिकता के आधार पर। क्या होता है कि हमारी समस्याएं तो बदल गई, वही तो जैसे बताते हैं कि पॉलिसी में कि हमारी आवश्यकताएं तो बदल गई, हमारी समस्याओं में परिवर्तन हो गया, लेकिन उनके साथ साथ हमारी एजुकेशन में परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला। तो हमको अपनी वर्तमान समस्याओं के साथ साथ आधुनिकता के आधार पर हमको पॉलिसीज़ बनानी है और उनमें चेंज लाना है, और उनके डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए हमको आधुनिकता के आधार पर देखना है कि किस चीज़ की हमको आवश्यकता है, तो हमको उसमें चेंज करना है, ठीक है। तो आधुनिकता के आधार पर, ठीक है। इसके बाद आपका बौद्धिकता, ठीक है, बौद्धिकता, निपुणता, ठीक है। इसके बाद इसमें बौद्धिकता आ जाएगा, निपुणता आ जाएगा, कौशलता आ जाएगा। ये क्या है, कोई भी पॉलिसी बनाने में इन चीज़ों को ये स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़, ठीक है, अब जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी पॉलिसी, जैसे हमने यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने खाना बना, ठीक है, खाना बना, इसके बाद हमने खा लिया, तो क्या केवल इतना ही हुआ कि खाना बन गया और खा लिया? इसके बीच में कई चीज़ें हुई ना, तो उनको बारीकी से अध्ययन करना, ठीक है, उनको बारीकी से अध्ययन करना, यही एक पॉलिसी है। क्योंकि हम पॉलिसी का केवल फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं और लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, भाई पॉलिसी बनी और लागू हुई, ये हमको पता रहता है कि ये पॉलिसी इतने टाइम, ये 1986 में बनी थी या 1992 में बनी थी, ठीक है, या 1952 में बनी थी, ये हमको पता है, और ये लागू किया, इनका क्या कार्य हुआ ये पता है। लेकिन ये पॉलिसी कैसे बनी, क्यों बनी, किन ज़रूरतों के लिए बनी, ये नहीं पता होता है। तो यही चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है कि पॉलिसी बनाने के लिए उसके पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या होते हैं कि, क्योंकि एक कहावत है कि व्यक्ति की सफलता सबको दिखाई देती है, किसी को भी दिखाई देती है कि ये व्यक्ति इतना कमा रहा है, इतना ऊंचा है, इतना सफल हो गया, ये सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे उसके कितने संघर्ष होते हैं वो किसी को नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मेहनत करनी होती है, क्या क्या उसको झेलना होता है, वो किसी को नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पे यही है
कि जो पॉलिसी बनाने में पहले आपका व्यक्ति का विकास देखा जाता है, संसाधनों की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण ज्ञानार्जन की जो ज्ञान सही ज्ञान को हमको देखना होता है कि जो हम पॉलिसी बना रहे हैं उसका सही रूप से उद्देश्य को पूरा वो कर सके। इसके बाद समावेशी विकास के लक्ष्य, जो पॉलिसी का लक्ष्य होता है, पॉलिसी किसी भी एजुकेशन सिस्टम से लेके अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका भी समावेशी विकास के लिए होता है कि सबके विकास के लिए समान रूप से, आर्थिक रूप से कोई पॉलिसी बनाई जाती है, इकोनॉमी रूप से कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका भी समावेशी विकास के लक्ष्य होता है। आधुनिकता, वर्तमान की स्थिति के आधार पर हम कोई पॉलिसी बनाते हैं। पहले क्या है कि जैसे कोई 1986 पॉलिसी बनी, ठीक है, 1986 बनी, इसके पहले 1968 बनी, ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से वो बनी, फिर हमारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ, आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद फिर दूसरी पॉलिसी बन गई, तो आधुनिकता के आधार पर पॉलिसी बनी। इसके बाद बौद्धिकता, ठीक है, बौद्धिकता, निपुणता, जो व्यक्ति निपुण होगा वही पॉलिसी बनाएगा, ऐसे कोई भी व्यक्ति पॉलिसी नहीं बना देगा, कोई आम व्यक्ति पॉलिसी नहीं बनाएगा। जो व्यक्ति निपुण होगा, बौद्धिकता के स्तर को लेकर बौद्धिक जांच परख के निपुण व्यक्ति कौशलताओं के आधार पर, ठीक है, कौशलता होगी जिस व्यक्ति में, जो व्यक्ति उस योग्य होगा, ठीक है, उसी के आधार पर कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति पॉलिसी बनाने वाला होगा उसमें बौद्धिकता, पहले वो अपने द्वारा बौद्धिक लेवल पे जांच करेगा कि हाँ भाई ये पॉलिसी हम बना रहे हैं, इससे किन लोगों की उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, ये पॉलिसी सही रहेगी कि नहीं रहेगी। वो व्यक्ति निपुण होता है और अपनी कौशलताओं के आधार पर उस चीज़ को परखता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। इस चीज़ को लेके पॉलिसी बनाई जाती है। इसके बाद आपका आता है नीति विकल्पों का सृजन। ठीक है, नीति विकल्पों का सृजन स्टेप बाय स्टेप हम लगाते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं। नीति विकल्पों का सृजन, जो पॉलिसी है, विकल्पों का इसमें सृजन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लगा सकते हैं कि पहले कौन सा होगा, फर्स्ट पहले क्या, फिर सेकंड क्या, फिर स्टेप बाय स्टेप रेगुलर तरीके से, रेगुलरिटी होती है। ऐसा नहीं होता है कि पहले 1 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, ऐसा नहीं, 1 2 3 क्रम से, ठीक है। नीति विकल्पों का सृजन कि किस तरीके से हमको इनके विकल्पों को सृजन करना है, ठीक है। नीति विकल्पों का सृजन, विकल्पों का निर्धारण, ठीक है, विकल्पों का निर्धारण एवं इसके बाद आपका आ जाता है मूल्यांकन, ठीक है। नीति विकल्पों के सृजन से आपका मतलब है कि जैसे क्या होता है, हमारी जो आवश्यकताएं बदल रही हैं उनके आधार पर पॉलिसी बनाना, ठीक है। कि जैसे 1986 बनाई गई, इसके बाद 1992 आई है, 1968 इसके पहले आई, तो वर्तमान की समस्याओं परिस्थितियों को देखकर नीति विकल्पों का सृजन और विकल्पों का निर्धारण, जो पॉलिसी जिस टाइम के हिसाब से सही है वो रहेगी उसी का निर्धारण करना, हमारे उद्देश्यों के आधार पर जो पॉलिसी चाहिए उसका निर्धारण करना। इसके बाद मूल्यांकन करना कि जिस उद्देश्य से वो बनाई गई है उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, वो पूर्ति कर रही है कि नहीं कर रही। कोई भी पॉलिसी होती है वो अधिकतम विकास के ऊपर लागू होती है, कि जैसे ये 3 क्लास होती हैं आपकी, वही अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो जो पॉलिसी होती है वो सबसे पहले यहाँ पर लागू की जाती है, ठीक है। होती तो वो सबके लिए है लेकिन फॉलो यहाँ से दिखता है, यहाँ पे लागू की जाती है, हमें सबसे पहले लोअर क्लास पे लागू की जाती है। तो यहाँ पे जब पॉलिसी देखते हैं तो कोई भी पॉलिसी 100% वो नहीं होती है, सक्सेस नहीं होती है, धीरे धीरे सक्सेस मिलती है। यदि उसमें 80% या 60% सफलता मिलती है तो वो पॉलिसी सही मानी जाती है, ठीक है। तो यही मूल्यांकन होता है कि कोई भी पॉलिसी का हम मूल्यांकन करते हैं कि वो जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है वो कितना पूरा कर रही है उस उद्देश्य को। यदि वो पूरा कर रही है तो पॉलिसी ठीक है, नहीं तो फिर उसमें हम चेंज करते हैं और फिर दोबारा से नई पॉलिसी बनाते हैं, उसको परिवर्तन लाते हैं उसमें। तो ये था आपका नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारित तत्व के क्या क्या आपके निर्धारक इसमें तत्व होते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपको इसमें पढ़ना है ठीक है,
तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। और अभी तक भारत में शिक्षा से संबंधित जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जितनी भी नीतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है, अभी तक भारत में शिक्षा से संबंधित जितनी भी नीतियाँ बनाई गई हैं, पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, वो किसको ध्यान में रखकर बनाई गई हैं? वो सभी भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, ठीक है, जितनी भी अभी तक शिक्षा से संबंधित पॉलिसीज बनाई गई हैं, वे सभी भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं, ठीक है। अभी तक जितनी भी शिक्षा से संबंधित पॉलिसीज हमारी बनाई गई हैं, वो सभी भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं। क्योंकि कोई भी पॉलिसीज बनाने का मतलब केवल वही होता है कि हमारे राष्ट्रीय विकास, ठीक है, राष्ट्र का विकास, नेशन का डेवलपमेंट, वही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो पॉलिसीज बनाने का वही है कि जो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में, आर्थिक सिस्टम में, सामाजिक सिस्टम में, राजनीतिक सिस्टम में, धार्मिक सांस्कृतिक सिस्टम में क्या होता है कि परिवर्तन लाना होता है। इसके लिए हम कोई पॉलिसीज बनाते हैं जिससे हमारे नेशन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और हमारे गुणवत्ता में सुधार होती है, टीचिंग गुणवत्ता में हो या किसी भी में हो, तो जिसमें सुधार होता है, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई हैं वो शिक्षा से संबंधित, वो सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक, सांस्कृतिक सभी को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं। ये ऐसे कारक हैं जो शिक्षा नीति निरूपण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये सभी ऐसे कारक हैं जो शिक्षा नीति एवं इसकी निरूपण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसका मुख्य मतलब यही है कि जो ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक, ये ऐसे कारक हैं जो शिक्षा नीति एवं निरूपण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। शिक्षा नीति होगी, किसी भी जब हम कोई भी शिक्षा नीति बनाएंगे, एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, तो उसकी निरूपण प्रक्रिया वही होगी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर, ठीक है। कोई भी पॉलिसी बनाएंगे वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर कि हमें किस तरीके की एजुकेशन की आवश्यकता है और उसमें क्या हमको चेंज करना है। वही है कि जैसे सामाजिक लेवल पे समाज में, वही हमने जैसे कल आपको मिड डे मील का वो एग्जाम्पल दिया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए, तो जो एजुकेशन पॉलिसी तो बन गई 6 से 14 वर्ष तक के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब निरूपण प्रक्रिया क्या है कि उसको पॉलिसी को बनाने में कौन कौन सी चीज़ें सामने आ रही हैं। पॉलिसी तो बन गई, लेकिन उसको फॉलो होने में कौन कौन सी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हम उन चीज़ों को भी तो देखेंगे, तभी तो जब हम उनको दूर करेंगे तभी वो पॉलिसी क्या होगी, लागू होगी। तो फिर इससे क्या होगी, सामाजिक से रिलेटेड कोई बाधाएं आ गई, राजनीतिक रिलेटेड, धार्मिक रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, आर्थिक रिलेटेड, क्या है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है भाई, जो ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं, तो क्या है कि भाई वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो उन्होंने मिड डे मील की शुरुआत कर दी, ठीक है, मिड डे मील की शुरुआत कर दी। जब इन्होंने मिड डे मील की शुरुआत कर दी तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आर्थिक, जो सामाजिक, मतलब सभी चीज़ों को, कोई भी नीति निरूपण प्रक्रिया जो भी शिक्षा से संबंधित अभी तक भारत में पॉलिसीज बनाई गई हैं, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सांस्कृतिक परिवेश को, इन सभी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। कि मतलब सभी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, कोई भी पॉलिसी हो तो इन सभी को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो जब मिड डे मील की उन्होंने शुरुआत की, तो जब बच्चों को खाना मिलने लगा, भोजन मिलने लगा, किताबें भी मिलने लगी फ्री और शिक्षा भी मिलने लगा, तो पेरेंट्स ने क्या, स्कूल जाना भेजना शुरू कर दिया। तो जो आपकी ये शिक्षा पॉलिसी थी लागू हो गई, जो कि अभी 50% लोगों पे थी, वो 100% लोगों पे हो गई। पहले क्या था कि जो अमीर घरों के लोग थे, बड़े घरों के लोग थे, क्योंकि शिक्षा पे व्यय करना होता था, तो वो 50% या 30% लोग थे वो भेज रहे थे, और जो 80% या 70% लोग थे वो नहीं भेज रहे थे। तो अब जब ये चीज़ें लागू हो गई, तो आपका जो 70 से 80% थे, ये लोग भी भेजने लगे। तो यहाँ पे क्या, आपका आर्थिक और सामाजिक परिवेश भी बदल गया, इसमें भी चेंज हुआ। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका नेशन डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास को लेके है, ठीक है। तो इसका बस एक ही वही है कि मेन उद्देश्य इसका यही है कि जो देश में जितनी भी शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन होती है, वस्तु स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है।
यहाँ पर हमारे देश में भारत में जितनी भी शिक्षा से रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाती है, इनका जो क्रियान्वयन होता है वस्तु स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, और इसके क्रियान्वयन को वर्तमान स्थिति के संदर्भ में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई गई, पहले आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया, फिर आपका अब कोठारी आयोग बनाया गया, जिसकी आधार पर अभी भी हमारे क्या है, डाइट की स्थापना की गई, टीचर ट्रेनिंग की स्थापना की गई, पाठ्यक्रम में परिवर्तन लिया गया। तो ये वर्तमान स्थिति को देखकर ही तो किया गया। अभी तक जो भी शिक्षा से रिलेटेड नीतियाँ बनाई गई उनको क्रियान्वयन किया गया, ठीक है, क्रियान्वयन उनको फॉलो लाए, उनको अपने व्यवहारिक जीवन में लागू किया गया, उनमें क्रियान्वयन किया गया और वर्तमान स्थिति को देखकर ही पॉलिसी बनाई गई, ठीक है। तो आगे आपका स्टेप आता है, इसमें इतना चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपका आता है वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। ठीक है, तो अभी हमने आपको नीति निरूपण तत्वों की व्याख्या की कि जो कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए किन तत्वों को अपनाया जाता है, कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं, उनको बताया। अब हमको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपके सिलेबस में पढ़ना है हमको वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, ठीक है, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, उसकी वर्तमान स्थिति क्या होती है, ठीक है, वर्तमान स्थिति को देखकर ही हम पॉलिसी बनाते हैं। तो क्या था कि जब हमारे देश में भारत की आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, हमारे देश में भारत की आज़ादी के बाद कई क्षेत्रों में हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपने नेशन के, अपने राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए कई क्षेत्रों में हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो इसका जो मुख्य सरकार ने, गवर्नमेंट ने माना कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का विशेष अंग माना सरकार ने। तो जैसे हमारी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, एवं उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का प्रमुख अंग माना कि यदि हम इनमें डेवलपमेंट करेंगे, इनमें परिवर्तन करेंगे तो हमारे राष्ट्र का डेवलपमेंट होगा। इनमें परिवर्तन करके, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या था कि हमारे ना ही तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ठीक है, ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा था। तो क्या था कि हमारे भारत देश को आज़ादी के बाद बहुत से क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए वो सफलता की ओर अग्रसर होता रहा, सफलता की प्रयास करता रहा, सफलता को पाने का प्रयास करता रहा। किस तरीके से? पॉलिसीज़ के माध्यम से। लेकिन उसने क्या कहा कि भारत सरकार ने सोचा कि जो हमारे शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा को इन्होंने राष्ट्रीय विकास का विशेष अंग माना। इन्होंने कहा यदि हम इसमें परिवर्तन लाएंगे, इनके प्रति अगर हम अपनी सोच जो है सकारात्मक रखेंगे तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है और राष्ट्र का डेवलपमेंट में विकास किया जा सकता है। तो इन्होंने इनमें सकारात्मक नीतियाँ अपनाई। इन्होंने इनके क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कई नीतियाँ अपनाई और शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बना दिया। ठीक है, तो इन्होंने जब प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, इन्होंने इसमें पॉलिसीज अपनाई, इन्होंने पॉलिसी अपनाई और इन्होंने क्या किया कि जो शिक्षा को सभी के लिए बना दिया। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए होगी, शिक्षा को इन्होंने अनिवार्य एवं निःशुल्क बना दिया। तो जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन्होंने इसी में कहा गया कि वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, जो पॉलिसी बनाई जाती है वो कैसे वर्तमान स्थिति के आधार पर बनाई जाती है कि हमको वर्तमान में किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है? यदि हमारी उच्च प्राथमिक शिक्षा अच्छी है तो हमको मध्य शिक्षा को उठाना है, यदि हमारी उच्च शिक्षा अच्छी नहीं, यदि हमारी माध्यमिक शिक्षा ठीक है, परिवर्तन हो तो हमको उच्च शिक्षा में, क्योंकि ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको आपस में जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो हमारे 10+2+3 की जो एजुकेशन प्रणाली है, अभी भी हमारे सामाजिक परिवर्तन को देखते हुए, हमारे देश की समस्याओं को देखते हुए, आवश्यकताओं को देखते हुए इसकी व्यवस्था की गई। तो इन्होंने कहा कि जो शिक्षा को इन्होंने सभी के लिए अनिवार्य रूप से निःशुल्क कर दिया और इन्होंने 2009 में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम पारित कर दिया, जो शिक्षा में संविधान के रूप में मिल गया 2009 में।
आपको पता है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था वो 2009 में किया गया था। इसमें क्या था कि शिक्षा को संवैधानिक रूप में लिया, संविधान में दर्जा दे दिया गया कि जो शिक्षा है सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य है। ठीक है, जो शिक्षा होगी निःशुल्क होगी, अनिवार्य होगी। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो मानव संसाधन स्वयं एक पूंजी है। वर्तमान की स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा कि इन्होंने कहा कि जो मानव संसाधन स्वयं एक पूंजी है। ठीक है, मानव संसाधन है स्वयं एक पूंजी है, लेकिन इन्होंने कहा है कि परंतु इसकी गुणात्मकता का मापन शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। तो पूंजी है परंतु इसकी गुणात्मकता का मापन शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो मानव संसाधन स्वयं एक पूंजी है परंतु इसकी गुणात्मकता का मापन शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। कि मतलब इन्होंने कहा कि जो मानव संसाधन है उसमें स्वयं उसके अंदर गुण विद्यमान है, उसके अंदर स्वयं योग्यता है, एलिजिबिलिटी उसमें स्वयं है। ठीक है, लेकिन उसका मापन कैसे? शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। यदि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तो क्या हम किसी को बता सकते हैं कि हम शिक्षित हैं? क्या कोई हमको कहेगा कि क्या हमने नेट पास किया है या JRF किया है या PhD की है? कोई नहीं कहेगा। ठीक है, तो हमारे पास यदि सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हम क्या माने जाएंगे? निरक्षर माने जाएंगे। जबकि क्वालिफिकेशन केवल हमारे अंदर ही है। ठीक है, लेकिन उनको इसके शिक्षा के द्वारा उनका जो मापन होता है वो शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। जब हमारे अंदर कितनी भी योग्यता बनी रहे, यदि हम नेट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होते हैं, टेट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या है? कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? हमको कुछ नहीं आता है, क्योंकि हम उसकी माप नहीं कर पा रहे हैं। और यदि हमारा नेट क्वालिफाई हो जाता है तो मानव संसाधन स्वयं एक पूंजी है, मतलब उसमें योग्यता स्वयं है, लेकिन उसका जो गुणात्मकता का मापन है शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। उसको हम शिक्षा के माध्यम से ही हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना होशियार है, उसमें कितना टैलेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है। तो ये कैसे है? यदि उसके पास उसकी डिग्री नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यदि उसके पास उसकी डिग्री नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो यही है कि जो मानव संसाधन स्वयं एक पूंजी है परंतु इसकी गुणात्मकता का मापन शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। इन्होंने यही कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का इन्होंने विशेष अंग माना और सरकार ने शिक्षा के प्रति सकारात्मक नीतियों को बनाया है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि 2002 में संविधान के 86वें संशोधन में अधिनियम के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 2021A को जोड़ लिया गया मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक है, जो 2002 था इसमें 86वें संशोधन के अंतर्गत संविधान में 21A को जोड़ लिया गया मौलिक अधिकार के रूप में, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो 2002 में, तो ये वर्तमान स्थिति के साथ ही तो विश्लेषण हुआ। इन्होंने कहा कि 2002 में 86वें संशोधन के अंतर्गत संविधान में 21A को जोड़ लिया गया, शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। साथ ही साथ शिक्षा के अधिकार को 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया। शिक्षा को 86वें संशोधन के अंतर्गत 21 के A में मौलिक अधिकार बना दिया गया कि ये मनुष्य का मानवीय अधिकार है और इसको मौलिक कर्तव्य के रूप में 11वें संशोधन के उसमें जोड़ दिया गया। तो मौलिक कर्तव्य के रूप में इसमें 11वें मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, तो मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया। ठीक है, मतलब यदि कोई व्यक्ति शिक्षा पाना नहीं चाहता है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेगा, उसका कर्तव्य है कि उसको शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। तो मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि क्या हुआ कि पहले 2002 में 86वें संशोधन के अंतर्गत जो शिक्षा को है 21 का A में इसको मौलिक अधिकार मान लिया गया। ठीक है, शिक्षा के अधिकार मान लिया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार मान लिया गया। लेकिन क्या हुआ, फिर भी लोग शिक्षा नहीं ले रहे थे।
ठीक है, शिक्षा नहीं ले रहे थे। इसके बाद क्या कर दिया कि इन्होंने 11वें में जोड़कर इसको मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि जो 11वें मूल कर्तव्य के रूप में शामिल कर दिया गया। ठीक है, साथ ही शिक्षा के अधिकार को इन्होंने 11वें मूल कर्तव्य में शामिल कर दिया गया कि अब तो लोग जब इनका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, मूल कर्तव्य होगा तो शिक्षा लेंगे, लेकिन फिर भी इसमें उतना सुधार नहीं आया। ठीक है, तो वर्तमान स्थितियों को देखते हुए हम इसमें परिवर्तन लाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं और पॉलिसीज बनाते रहते हैं जब तक कि हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। बस यही है वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। इसके बाद हम आगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि मानव संसाधन स्वयं एक पूंजी है, परंतु इसकी गुणात्मकता का मापन शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि बालक जो व्यक्ति है कितना भी डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, JRF हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है, यदि उसके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, यदि उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो कुछ नहीं है, निरक्षर है, अशिक्षित है। ठीक है, वो क्या है, अनपढ़ है, यदि उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो। और यही चीज़ें कि जो मापन करती है शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का मापन किया जा सकता है। फिर इन्होंने कहा कि पहले इन्होंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा को लेकर इन्होंने राज्य के राष्ट्रीय विकास की बात कही। इसके बाद इन्होंने कहा कि 2002 में संविधान में 86वें संशोधन के अंतर्गत इन्होंने संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। इन्होंने 21A ये जो भाग अनुच्छेद 21A है, इन्होंने जोड़कर मौलिक अधिकार बना दिया। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार को 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया। ये जो शिक्षा का अधिकार है, इन्होंने जो हमारे मौलिक कर्तव्य माने गए हैं संविधान में, इन्होंने 11वें मूल कर्तव्य के रूप में शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया। शिक्षा का जो अधिकार है वो 11वें मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया। ठीक है, इन्होंने 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जब शिक्षा को जोड़ दिया गया तो सरकार ने समय समय पर शिक्षा के लिए सकारात्मक नीतियां बनाई और अनेक परिवर्तन किया। जब इन्होंने देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो पारित कर दिया, मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया, फिर इन्होंने क्या किया कि स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए, क्योंकि यहाँ पर भी इतना करने के बाद भी शिक्षा निःशुल्क कर दी गई, सबके लिए मौलिक कर्तव्य कर दी गई, फिर भी लोग शिक्षा जो बालक हैं स्कूलों में उनकी संख्या कम थी, उतनी संख्या नहीं, उतने लोग उस शिक्षा नहीं ले रहे थे, उतने लोग नामांकन नहीं करा रहे थे जितनी कराने चाहिए। तो क्या हमारी पॉलिसी अधूरी मानी जा रही थी? जो भी हम उद्देश्य पूरा कर रहे थे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। तो इन्होंने स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ और आवश्यक कदम उठाए कि जिससे क्या हो कि बच्चे स्कूल में आए। ठीक है, स्कूल में आए और शिक्षा लें। तो इन्होंने क्या, उनके मध्याह्न भोजन की मिड डे मील की स्थापना की। ठीक है, जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है बच्चों के स्कूल में, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि जो बच्चों को स्कूल चलो अभियान चलाया। ठीक है, इन्होंने स्कूल चलो अभियान चलाया। इसके अंतर्गत स्कूल चलो अभियान चलाया। प्रौढ़ शिक्षा को इन्होंने, जो प्रौढ़ शिक्षा पहले से चल रही थी, इन्होंने और ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया और ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, तो इन्होंने वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि किस तरीके से हम अपने उद्देश्य को पूरा करें, कि पॉलिसी से उस उद्देश्य को पूरा किया जाए। तो उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य को देखकर, बच्चों के विकास को देखकर, बच्चों को पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था की कि बच्चों को पोषण युक्त भोजन देना चाहिए। तो जो शिक्षा है, शिक्षा मुख्य रूप से हमारे सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहायक होती है। ठीक है, जो शिक्षा है हमारे सामाजिक एवं आर्थिक विकास में मुख्य रूप से सहायक होती है। तो यही वर्तमान स्थिति है, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये कि पहले क्या हुआ कि पहले इन्होंने माध्यमिक प्राथमिक टीचिंग लेवल पे देखा, फिर उन्होंने बच्चों में ठीक है एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने अधिकार नियम पारित कर दिया। ठीक है, पूरा संविधान में अधिकार दे दिया, 11वां मूल कर्तव्य के रूप में शिक्षा को मान लिया गया। लेकिन फिर भी यदि ये उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था तो इन्होंने शिक्षा को पॉलिसी को और लचीला किया, और लचीला करके इन्होंने स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए इन्होंने मिड डे मील की स्थापना की, मध्याह्न भोजन की स्थापना की, स्कूल चलो अभियान चलाया,
प्रौढ़ शिक्षा को और प्रोत्साहित किया जो पहले से चल रही थी, ठीक है। सामाजिक आर्थिक विकास शिक्षा के माध्यम से ही पूरा किया जाता है। और जो बच्चों को स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और भी दी गई, ठीक है। स्वास्थ्य के विकास के लिए उनको क्या पोषण युक्त भोजन की इनकी व्यवस्था की गई। तो ये आपका वर्तमान स्थिति का विश्लेषण है। किसी भी पॉलिसी के लिए हम जब कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसकी वर्तमान स्थिति देखते हैं कि हमको किस चीज़ की आवश्यकता है। ये इन्होंने क्यों ये चीज़ स्कूल चलो अभियान चलाया, मिड डे मील की स्थापना की और प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित किया, पोषण युक्त भोजन की स्थापना, क्योंकि इन्हें लगा कि यदि हम शिक्षा की व्यवस्था को लचीला करेंगे, पॉलिसी को लचीला करेंगे, इसमें ये चीज़ें जोड़ देंगे तो क्या होगा कि बच्चों की संख्या जो है स्कूलों में बढ़ेगी। क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य था कि सभी को शिक्षित करना, ठीक है। सभी को निःशुल्क शिक्षा देना एवं अनिवार्य शिक्षा देना, सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना जिससे हमारे राष्ट्र का डेवलपमेंट हो सके। मेन उद्देश्य यही था। इसके लिए इन्होंने कितनी सारी चीज़ों को किया। तो यही हमारा जो पॉलिसीज़ का वर्तमान स्थिति का विश्लेषण होता है। इसको हम पहले भी आपको समझा चुके हैं, लेकिन और अच्छे से जो आपके सिलेबस में है कि वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, तो आपको ये समझा दिया, ठीक है। अब आपके टॉपिक कौन सा है वो देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका ठीक है, अगला टॉपिक आपका है नीति विकल्पों का सृजन। अगला टॉपिक है आपका नीति विकल्पों का सृजन, यानी ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज का सृजन, ठीक है। तो नीति विकल्पों का सृजन क्या है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में सरकार से ये आशा की गई कि जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाएँ, कि जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ शिक्षा से रिलेटेड हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाएँ। यानी उन्हीं विकल्पों का चयन किया जाना चाहिए जो हमारे आवश्यकताओं के अनुरूप हो। तो इन्हीं को कहा जाता है नीति विकल्पों का सृजन, ठीक है। यदि हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप हमको पॉलिसीज़ बनाना है तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि इन्होंने कहा कि जो निर्णय करता होता है, जो पॉलिसीज़ बनाने वाला होता है, नवीन विकल्पों का निर्माण करता है। जो निर्णय करता होता है, पॉलिसीज़ बनाने वाला होता है, नवीन विकल्पों का निर्माण करता है। नवीन विकल्पों से मतलब होता है कि जो हमारी वर्तमान की आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनको देखकर विकल्प चुनता है, ठीक है, उनको देखकर विकल्प चुनता है। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उन्हीं को लागू कर देता है या उसी से रिलेटेड बनाता है। जो हमारी वर्तमान समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई जाती है, ठीक है। तो नवीन विकल्पों का निर्माण होता है, नवीन विकल्पों का निर्माण होता है। जो निर्माण करता होता है, जो पॉलिसीज़ बनाने वाला होता है, वो नवीन विकल्पों का निर्माण करता है। और किसी भी कार्य को करने के लिए, सतत विकास के लिए, हमारे देश के राष्ट्र के विकास के लिए नीति विकल्पों का सृजन करना अनिवार्य होता है, ठीक है। जो सतत विकास के लिए नीति विकल्पों का सृजन करना अनिवार्य होता है। ये कि नीति विकल्पों का निर्माण करना, जो पॉलिसीज़ बनाने वाला होता है वो नीति विकल्पों का निर्माण करता है। पॉलिसीज़ विकल्पों का कि हमको किस चीज़ पे पॉलिसी बनानी है, ठीक है, कौन से हमारे उद्देश्य हैं, कौन सी हमारी समस्या है, किस समस्या को लेकर हमको पॉलिसीज़ बनानी है, तो ये नीति विकल्प हुए, ठीक है। वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनमें से कौन सी समस्या, एजुकेशन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, किस समस्या को लेकर हमको पॉलिसीज़ बनानी है, तथा सतत विकास के लिए नीति विकल्पों का सृजन करना अनिवार्य होता है। यदि हमें अपने देश में वर्तमान स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं, हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को दूर करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा कि नीति विकल्पों का सृजन करना अनिवार्य होगा। जो हमारे सामने समस्याएं होंगी उनसे रिलेटेड हमको विकल्पों का, पॉलिसीज़ का निर्माण करना होगा, ठीक है। तो यही है आपका नीति विकल्पों का सृजन।
ठीक है। शिक्षा से रिलेटेड हमारे कुछ समस्याएं थी, शिक्षा से रिलेटेड कुछ समस्याएं थी, जैसे क्या था कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, गुणवत्ता में सुधार लाना। क्या था कि जो शिक्षा से रिलेटेड हमारी समस्याएं थी कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, जो उच्च शिक्षा में हमारा व्यय है उसको कम करना, उच्च शिक्षा में व्यय दर को कम करना, व्यय दर को कम करना, जिससे क्या हो कि जो उच्च शिक्षा हो सभी के लिए सुलभ हो सके, ठीक है, जिससे क्या हो कि सभी के लिए सुलभ हो सके, सभी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये हमारी समस्याएं थी एजुकेशन से रिलेटेड। तो इनके लिए हमको क्या होगा कि इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, जब हम नवीन विकल्पों का सृजन करेंगे, नई नीतियों का सृजन करेंगे, जब हमको इनको दूर करना है। तो इन्होंने कहा कि हमारी जो समस्याएं थी कि जैसे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, उच्च शिक्षा में व्यय में कमी लाना तथा जिससे लोगों के लिए जो शिक्षा हो सुलभ बन सके। तो नीति विकल्पों का सृजन विद्यमान नीतियों में उत्पन्न विसंगतियों के दूर करने के लिए किया जाता है। तो जो नीति विकल्पों का सृजन होता है, जो नई नीति पॉलिसी बनाई जाती है, जो नई नीति कोई भी नई पॉलिसी बनाई जाती है, तो जो पॉलिसी बनी हुई है उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए नीति विकल्पों का सृजन किया जाता है, नई नीति पॉलिसी बनाई जाती है। तो क्या है कि जैसे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, तो इसमें पहले से पॉलिसीज बनी हुई है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों की पूर्ति नहीं हो पाई है, इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है। तो हमको फिर से इनमें क्या करना है कि नीति विकल्पों का सृजन करना है, और नीति विकल्पों के सृजन के माध्यम से ही हम अपनी जो पॉलिसीज़ में जो पहले से कमियाँ हैं, उनमें जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है, जिसके माध्यम से नीति विकल्पों के सृजन के माध्यम से। जैसे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, उच्च शिक्षा में व्यय दर को कम करना है, जिससे जो क्या हो टीचर जो शिक्षा हो वो सभी के लिए आसान हो जाए, सभी लोग शिक्षा को, ठीक है। क्या था कि जो भारत में शिक्षा से संबंधित कई नीतियां बनाई गई, अनेक नीतियां बनी शिक्षा में सुधार लाने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि जो अनेक नीतियां बनाई गई भारत में शिक्षा से संबंधित अनेक नीतियां बनाई गई शिक्षा में सुधार लाने के लिए, लेकिन क्या था कि जो नीतियां बनाई गई उनका सही रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। जो नीतियां तो बनाई दी गई शिक्षा में सुधार लाने के लिए, कई नीतियां बनाई गई, कई पॉलिसीज बनाई गई, लेकिन उनका सही रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, केवल पॉलिसीज बन के रह गई, उनको सही रूप से जो होना चाहिए क्रियान्वयन वो नहीं हो पाया। तो इसका एक जैसे एग्जाम्पल है कि इन्होंने कहा है कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, ठीक, स्कूल जाने वाले बच्चों की जो संख्या थी कितनी थी, 30.5 करोड़, ठीक है, कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों की जो जनसंख्या थी कि 30.5 करोड़, ठीक है। ये कितने स्कूल 6 से 18 वर्ष के बच्चों की, 6 से 18 वर्ष के बच्चों की जो संख्या थी 30.5 करोड़ थी, लेकिन ये कितना था, मात्र ये केवल देश की कुल आबादी का 25% से अधिक है, केवल जो हमारे संपूर्ण देश की आबादी का कितना 25%। तो हमारा क्या हुआ, जो भी पॉलिसी बनाई गई क्या वो पूरी हुई, वो उद्देश्य पूरा हुआ, नहीं हुआ। यदि जब हमारी पूरी कुल जनसंख्या, यदि हमारे 6 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तभी हमारा इस पॉलिसीज़ को बनाने का नियम जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने आधारभूत कुछ संकल्पनाएं बताई हैं, इसके लिए हमको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, किस आधार पे ये सृजन करना चाहिए कि जो नीति विकल्प हम चुने वो उनका आधार क्या हो, जिससे जो हमारी पॉलिसी बने वो हमारे उद्देश्य को, शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करें। वही है इसमें कि जो पॉलिसीज बनी होती है उसमें और सुधार लाने के लिए हम नई नीतियों विकल्पों का सृजन करते हैं, चुनते हैं उन विकल्पों को और उनमें परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। तो
पहले इन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर शिक्षा को पूर्ण स्वायत्तता हो, ठीक है, चाहे वो माध्यमिक स्तर हो, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, चाहे वो उच्च स्तर हो, सभी स्तरों पर शिक्षा को पूरी तरह स्वायत्त हो। मतलब सभी स्तरों पर शिक्षा को सुलभ बनाना चाहिए कि जिससे सभी लोग शिक्षा पा सकें। मुख्य रूप से सभी को ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी जाए, शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो कि शिक्षा पर ज़्यादा धन का खर्च ना करना पड़े और आराम से शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो। तो इन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर शिक्षा को पूर्ण एवं स्वायत्तता होना चाहिए और जो शिक्षा हो वो मातृभाषा पर हो। शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा मातृभाषा में हो, जिससे क्या होगा कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश के व्यक्ति हैं, वो शिक्षा लेने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि अलग से कोई भाषा होगी तो जो पूरे राष्ट्र के व्यक्ति हैं उनको दिक्कत होगी। तो जो शिक्षा हो वो मातृभाषा में होना चाहिए पूरे राष्ट्र के लिए। और इन्होंने कहा मूल्य आधारित शिक्षा का विकास, मूल्य आधारित शिक्षा का विकास, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं, यदि हमारे मूल्यों पर आधारित शिक्षा होगी तो जो व्यक्ति होगा शिक्षा लेने की ओर अग्रसर होगा, ठीक है, उसमें मन में शिक्षा लेने की प्रति खुद जागरूक होगा। यदि मूल्यों पर आधारित हुई, यदि शिक्षा हमको मूल्यों से दूर करेगी तो कोई भी व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए जागरूक नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो शिक्षा हो हमारे मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा व्यापार व्यवसाय ना होकर सेवा का माध्यम हो, ठीक है। शिक्षा व्यापार व्यवसाय ना होकर सेवा का माध्यम हो। शिक्षा व्यवसाय के रूप में नहीं होना चाहिए, व्यापार के रूप में नहीं होना चाहिए। कैसी हो कि सेवा का माध्यम हो, जिससे संपूर्ण राष्ट्र को शिक्षित किया जा सके, जिससे हमारे राष्ट्र का डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके, ठीक है। तो पॉलिसी में जब हम इन चीज़ों को इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम अपने नीति विकल्पों का चयन करेंगे, नीति विकल्पों का सर्जन करेंगे, तो हमारी पॉलिसीज़ कैसी होगी, उद्देश्य पूर्ण होगी, हमारे उद्देश्य को पूरा करेगी, ठीक है। तो शिक्षा व्यापार व्यवसाय ना होकर सेवा का माध्यम होना चाहिए, ठीक है। सिद्धांत एवं व्यवहार का संतुलित समन्वय हो, सिद्धांत एवं व्यवहार का संतुलित समन्वय हो। मतलब जो टीचिंग हो, जो शिक्षा हो, केवल ज्ञान पर आधारित ना हो, पुस्तकीय ज्ञान पर ना हो, जो भी सिद्धांत हमको दिखाए जाएं वो करके सिखाए जाएं, व्यवहार पर हो, हमारे व्यावहारिक जीवन में उनका उपयोग होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कैसी होनी चाहिए कि सिद्धांत एवं व्यवहार का संतुलित समन्वय होना चाहिए, केवल ज्ञान पर आधारित नहीं होनी चाहिए, सूचनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसमें क्रियात्मक पक्ष होना चाहिए, हमारे व्यवहार में वो चीज़ें होनी चाहिए। सिद्धांत जैसे हमको कोई सिखाया तो वो क्रियात्मक रूप में हमारे व्यवहार में उसका उपयोग होना चाहिए। इस तरीके के सिद्धांत मतलब शिक्षा को व्यवहारिक रूप से देना चाहिए, व्यवहारिक रूप से जोड़ना चाहिए। और जो शिक्षा हो हमारी प्राचीन परंपराओं एवं आधुनिकता के आधार पर हो, ठीक है। प्राचीन परंपराओं एवं आधुनिकता पर आधारित हो। शिक्षा कैसी हो कि हमारी प्राचीन परंपराएं, जो हमारी परंपराएं हैं उनसे हटके नहीं होना चाहिए, उनको भी हमारी शिक्षा में समन्वय किया जाना चाहिए। प्राचीन परंपराओं के आधार पर एवं आधुनिकता के आधार पर जो हमारी अभी की आवश्यकता है उनके आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए जो जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे मूल्यों से हम जुड़े हुए हैं उनको दूर नहीं करना चाहिए, और उनके आधार पर आधुनिकता के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अगला इन्होंने कहा कि इसे संविधान में मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, संविधान में मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि संविधान में शिक्षा को संविधान के मूल कर्तव्यों में जोड़ा जाना चाहिए।
ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो नीति विकल्पों का हम चयन करते हैं वो अपनी परिस्थितियों के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनके आधार पर हम अपने नीति विकल्पों का चयन करते हैं। ये हमारी समस्याएं हैं, तो इनके आधार पर हम ये हमारे उद्देश्य पूरे हों शिक्षा से लेके, ऐसे हम विकल्पों का चयन करेंगे। तो जो नीति विकल्पों का हम चयन करते हैं, इन्होंने कहा नीति विकल्पों का निर्माण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है और इसमें इनके माध्यम से नीतियों का क्रियान्वयन परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। जो नीतियों का निर्माण होता है वो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है। नीति विकल्पों का जो निर्माण किया जाता है वो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नीति विकल्पों को निर्माण जब हम करते हैं तो परिस्थितियां हमारी क्या हैं, हम उनको ध्यान में रखकर करते हैं। जो हमारी पुरानी नीतियां होती हैं, जो हमारी पुरानी पॉलिसीज़ होती हैं, उनमें परिवर्तन करते हैं, उनमें चेंज करते हैं, उनकी कमियों को दूर करते हैं, ठीक है। तो नीति विकल्पों का जब हम निर्माण करते हैं तो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, नीतियों का क्रियान्वयन परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है कि जब हम परिस्थितियों के अनुसार नीतियों के विकल्पों का निर्माण करते हैं तो उनका क्रियान्वयन भी परिस्थितियों के अनुसार ही करते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका आज का नीति विकल्पों का सृजन, ठीक है। तो आपके कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। सेकंड बी के हमारी यूनिट सेकंड चल रही है, पार्ट बी, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हमारी जब सेकंड यूनिट का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं हम वो आपको यहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। तो आपका पूरा हो गया है। आज आपने पढ़ा है शिक्षा नीति तथा नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारक तत्व, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, नीति विकल्पों का सृजन, ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे नीति विकल्पों का मूल्यांकन, नीतिगत निर्णयन, नीति कार्यान्वयन की योजना, नीति के प्रभाव का आकलन तथा अनुवर्ती नीति चक्र। अब इसमें से आज हमारे इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है, नीति विकल्पों का सृजन, ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो किसी ने मुझको कमेंट्स किया है कि मैडम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाइए। तो देखिए मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैं अभी तक जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर के ही करवा रही हूँ। अपनी तरफ से मैं कोई क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ, ना ही कहीं और से करवा रही हूँ कि कोई किताब से करवा रही हूँ। जो क्वेश्चन आपके UGC नेट के पेपर में आए हुए हैं मैं केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर करवा रही हूँ, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं डेली तो नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि जैसे मेरा आज एक टॉपिक क्लियर हुआ तो मैं इसके अंतर्गत जितने जैसे 4 पार्ट हैं आपके यूनिट 1 में 4 पार्ट है ABCD, यूनिट 2 में 4 पार्ट हैं ABCD। तो मेरा A पार्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसके क्वेश्चंस करवा देती हूँ, B पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं उसके क्वेश्चंस करवा दूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी तो होना चाहिए टॉपिक बाई टॉपिक। तो डेली क्वेश्चंस करवाना तो पॉसिबल नहीं है, जब हमारा जो पार्ट कंप्लीट होगा उसके क्वेश्चंस मैं करवा दी हूँ। और जितने भी आपके अभी तक क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। यदि किसी को लगता है कि वो प्रीवियस ईयर के नहीं है तो आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।